हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं CSIR PYQ जो सीरीज हम लोग अपलोड कर रहे हैं, उसमें हमारा अगला सेक्शन है ये हम लोग आज बात करने वाले हैं दिसंबर 2021 में जो CSIR का एग्ज़ाम हुआ था वो एक्चुअली 2021 में ना होकर के आपको 17 फरवरी 2022 को हुआ था। ठीक है, तो इसी के पार्ट सी का फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, तो पार्ट सी का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट बी ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप मेरे लिंक पे जाकर के देख सकते हैं। ऑन डिमांड आपको ये जो लिंक है PDF लिंक क्वेश्चन का आपको अवेलेबल, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि आपको PDF चाहिए क्वेश्चन का तो आपको दे दिया जाएगा। आपको मैसेज करना होगा, कमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि हम लोग आगे जब शुरू कर रहे हैं, पार्ट बी का हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके। जिस सेक्शन का भी आपको PDF चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे हम लोग जितना भी एक एक सेक्शन जो हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं वो आप तक पहुंच पाए और आप अपनी तैयारी आसानी से कर पाए। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला है स्कीमेटिक मेटाबॉलिक पाथवे इज शोन बिलो। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है, एक रिएक्शन है, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड L विल बी ऑब्टेन्ड इन कंसंट्रेटेड फीडबैक इंस्टेंट वेयर इन ऑपरेशन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो ऑपरेशनल आप रिएक्शन देख रहे हैं इसमें फीडबैक इनहिबिशन कहाँ कहाँ आपको देखा जा रहा है, किस किस सेक्शन पे देखा जा रहा है, कौन सा सेक्शन आपका। अब देखिए अब यहाँ पे आपका जो है, चूंकि ये आपका मेटाबॉलिक पाथवे है और ठीक है, अब यहाँ पे जो इंजाइम है, जो एलोस्टेरिक इंजाइम है, वो यहाँ पे आपका पार्टिसिपेट करेगा। एक इंजाइम यहाँ पे, चूंकि इनिशियल पार्ट ऑफ रिएक्शन है और ये इनिशियल स्टेप ऑफ द रिएक्शन है, 3 जगह पे एलोस्टेरिक इनहिबिशन एलोस्टेरिक इंजाइम जो है पार्टिसिपेट करेंगे और इनका फीडबैक इनहिबिशन समझ लीजिए कहाँ कहाँ होगा, इनके इंड प्रोडक्ट द्वारा, इनके इन प्रोडक्ट द्वारा, कि जहां पे आपका रिएक्शन इंड हो रहा है वहां पे। और ये फिर आपके सबसे इनिशियल एंजाइम को भी यहां से ये इनहिबिट कर सकते हैं। यानी कि ये के जो है वो F और G को भी इनहिबिट करेगा, सॉरी मतलब F to G रिएक्शन को भी इनहिबिट करेगा, F to G प्रमोशन को इनहिबिट कर सकता है। L जो है वो F to H को भी प्रमोट कर सकता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि फीडबैक इनहिबिशन जो है, फीडबैक इनहिबिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई सबस्ट्रेट है और यहाँ से बना प्रोडक्ट और यहाँ पे आपका कोई एंजाइम बन रहा है, तो एक लिमिट के बाद, एक खास कंसंट्रेशन के बाद ये प्रोडक्ट जो है इस एंजाइम के लिए एज ए एलोस्टेरिक इनहिबिटर काम करने लगता है। अब बात आती है कि ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर क्या होता है। तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर काम करता है और उस जिस एंजाइम पे काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पे, आगे आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें पार्टिसिपेट करें। अब देखिए होता क्या है कि ये इसका एक्टिव साइट है, क्या है, एक्टिव साइट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक साइट है, इसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, जहां पे कोई दूसरा प्रोडक्ट आकर के बाइंड करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है, एक होता है कॉम्पिटिटिव एंजाइम, चाहे कॉम्पिटिटिव एंजाइम जिसमें आपका प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, मतलब जैसे मान लीजिए एक ऐसा एंजाइम है जिसपे आपका इनहिबिटर और आपका सबस्ट्रेट दोनों सेम साइट के लिए कंपटीशन करते हैं, तो ये एंजाइम जो है वो आपके मैक्लिस मेंटेन रिएक्शन को फॉलो करता है। लेकिन ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम है ये मैक्लिस मेंटेन इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। इसमें आपका इनहिबिटर साइट और एक्टिव साइट दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मैक्लिस मेंटेन इक्वेशन को जो फॉलो करते हैं उनमें आपका इनहिबिटिंग साइट, इनहिबिटर का बाइंडिंग साइट और सबस्ट्रेट का बाइंडिंग साइट सेम होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम की बात हो रही है और एलोस्टेरिक इनहिबिटर की फीडबैक इनहिबिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे L जो है F to H को भी इनहिबिट करेगा, K जो है F to G को इनहिबिट करेगा और ये दोनों जो है D to E को इनहिबिट कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें हमको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा राइट स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि हमने आपको समझा दिया। देखिए यहाँ पे चूंकि हम प्रिंट नहीं कर पाए थे तो इसलिए अपने राइटिंग में इसको लिख दिया, हैंड राइटिंग में अपने,
के इनहिबिट्स यानी कि के जो है यहाँ पे के इनहिबिट्स F2G यानी कि यहाँ तक तो ये सही है। चलिए अब कह रहा है एंड L इनहिबिट्स F एंड F2H यानी कि ये भी आपका सही है। अच्छा DE इज इनहिबिटेड एट इक्वल अमाउंट ऑफ K एंड, अच्छा यानी कि DE जो है वो K और L के द्वारा इक्वल अमाउंट्स में इनहिबिट हो रहा है। तो यहाँ पे L भी इसको इनहिबिट कर रहा है, K भी, यानी कि आपका स्टेटमेंट जो है यहीं पे आपका राइट स्टेटमेंट मिल जाता है। लेकिन बाकी स्टेटमेंट को भी हमको पढ़ लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है आपके लिए जानने के लिए ज़रूरत है, कभी कभी क्या होता है कि आप हड़बड़ी में, जैसे अभी आप PhD हो सकता है कि ज्वाइन करेंगे, तो कभी कभी आप घबराहट में पहले ही गाइड से मिलिएगा और उसका चूंकि उसका बात सुन करके उसका काम थोड़ा बहुत जान करके आप उसको फट से ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चल जाए कि यार हम तो गलत फंस गए, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जब भी आपके पास 3 साल अब दे रहा है JRF एक्टिव कराने के लिए, थोड़ा टाइम लीजिए, पहले गाइड को देखिए, उसके व्यवहार को देखिए, उसके काम को देखिए, है ना, क्या चल रहा है, सीनियर से बात कीजिए, आसपास बात कीजिए, फिर चुनाव कीजिए। क्योंकि एक बार आप जब वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आप अपने फेलोशिप को एक्टिव करा लेते हैं, तो लगता है कि मेरा यहाँ पे टाइम जा चुका है, तो आपको मजबूरन वहाँ रुकना पड़ता है और इसका फ़ायदा सामने वाला गाइड जो है आपका उठाता है कि अब ये कहाँ जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं करना है। उसी तरह से यहाँ भी आप देखिए कि आपका जो ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़िए। हो सकता है कि आगे वाला ऑप्शन इससे मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, और CSIR भी ऐसा ही करता है आपके साथ। कभी कभी आपका आंसर जो है सिमिलर लगता है कि दोनों सही हो जाता है, लेकिन उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसी को आंसर माना जाता है। आप क्या समझ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वहीं आपका राइट आंसर होता है। इसलिए हमको ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमने जो समझा है फीडबैक इनहिबिशन के बारे में, एलोस्टेरिक इनहिबिशन के बारे में, उसके हिसाब से ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। लेकिन हमारे और ऑप्शन को भी एक बार पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपके पास ये सही में बहुत टाइम होता है, आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़ करके बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज एक और समझ लिए साथ में कि जो 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, इसको सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन बनाने होते हैं, लेकिन आपके पास लॉट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसमें 75। आपके पास टाइम भी बहुत सारा होता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन लॉजिकली क्वेश्चन ये होते हैं, थोड़ा सा लॉजिक आपका सही है, आपने थोड़ा सा भी उस सेक्शन को टच किया है तैयारी के वक्त, तो आप बना सकते हैं। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, लेकिन दूसरे बार के बाद भी लगता है कि नहीं हम नहीं बना सकते, तो मूव ऑन कर जाइए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो शायद अब नहीं बनने वाला, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं होती है, वो लगता है कि नहीं भाई ये हम पढ़े नहीं है, तो उस क्वेश्चन को मत टच कीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको आगे बढ़ जाइए। अगर वो लगता है कि नहीं हम इसको बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, बिल्कुल मेरे ध्यान में नहीं है, तो उसको छूना नहीं है, आप आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, बनाना सिर्फ 20 ही क्वेश्चन है, तो इसलिए ये बातें ध्यान पे रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। D2E इज इनहिबिटेड एट इक्वल अमाउंट ऑफ K एंड, चलिए देखिए ये स्टेटमेंट जो है यहां से लेकर के यहां तक सही है। K इज इनहिबिटेड FH एंड L इज इनहिबिटेड FG। चलिए ध्यान दीजिए, K इज इनहिबिटेड, देखिए अब यहां पे गड़बड़ हो गया। K इज इनहिबिटेड F2H। अब देखिए K यहां पे तो नहीं करेगा ना, और यहां पे कर रहा है L जो है FG को करेगा यहां पे, यानी कि इसको, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये भी आपका स्टेटमेंट यहां तक सही था स्टेटमेंट, लेकिन यहां पे गलत हो गया और ये यहां पे रॉन्ग हो गया। D इज इनहिबिटेड एट इक्वल अमाउंट ऑफ G2H, नहीं ये D2H के इक्वल अमाउंट में नहीं होगा। K इज इनहिबिट F2H, K इज इनहिबिट F2H, देखिए ये भी यहां पे सेम चीज है, L2FG, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आपका यही होगा, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा। देखिए क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं है, क्वालिफाई आप कर लीजिएगा, PYQ क्वेश्चन बनाइएगा और सारे क्वेश्चन, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद जो आपका मेन जो सेक्शन होता है वो होता है सही गाइड का चुनाव। वो आपके आगे के करियर को जो है वो करता है, निर्धारित करता है कि आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला स्टेटमेंट, सॉरी अगला क्वेश्चन हमारा 52 नंबर, ऑप्शन उधर था। द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग मेड टू डिफाइन मैक्लिस मेंशन कांस्टेंट, ठीक है। मैक्लिस मेंशन कांस्टेंट इट इज, अब देखिए मैक्लिस मेंशन कांस्टेंट को थोड़ा सा पहले आप ध्यान दीजिए। मैक्लिस मेंशन कांस्टेंट होता क्या है?
अगर आपने मैक्लिस-मेंटन कांस्टेंट पढ़ा हुआ है, इसके कुछ एजम्पशन भी हैं, इसमें मिल जाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। एक तो बात है कि ये कांस्टेंट बोला जा रहा है इसको, इट्स अ कांस्टेंट अमाउंट, लेकिन क्या है? तो मैक्लिस-मेंटन कांस्टेंट जो है एक क्या है, इट्स अ क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट का ऐसा कंसंट्रेशन है, इतना कंसंट्रेशन है जिस पे जो, जैसे मान लीजिए कि ये अगर आप ग्राफ बनाते हैं और ऐसा, ठीक है ना, तो ये आपका वी मैक्स का है, वी है वेलोसिटी है, और ये आपका सबस्ट्रेट का है, और यहाँ पे आपको जो मिलता है ये पोजीशन, ये दैट इज कॉल्ड केएम, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज कॉल्ड केएम, ठीक है। ये वी मैक्स हो गया, मतलब ये वी हो गया, और ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, ये आपका वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, और यहाँ पे जो मिलता है, और ये जो पॉइंट है जिसपे ये वी मैक्स, ये होता है 1/2 वी मैक्स। तो सबस्ट्रेट का वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसपे वेलोसिटी, रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो वी मैक्स का आधा हो जाए, दैट इज कॉल्ड मैक्लिस-मेंटन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद आप सबस्ट्रेट को बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैक्लिस-मेंटन जो है सेम रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए, अब कह रहा है कि इट इज, यानी कि मैक्लिस-मेंटन कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट। देखिए, वही बात हमने कहा कि चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है मिनिमम अमाउंट, लेकिन उसके बाद चूंकि किसी भी रिएक्शन का एक खास मैक्लिस-मेंटन कांस्टेंट होता है, उसके बाद आप सबस्ट्रेट कितना भी ऐड कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बढ़ा लीजिए, एंजाइम कितना भी ऐड कर दीजिए, है ना। तो एफिनिटी, ये क्या एक तरह की एफिनिटी है, तो एफिनिटी सेट हो जाती है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका राइट स्टेटमेंट है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है क्या है, केएम एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही है, लेकिन उसके लेवल से, उसके अमाउंट से ये इंडिपेंडेंट है ना। चलिए, उसके बाद है इट इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हेन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन मोर रैपिडली देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इक्वल टू डिसोसिएशन। अब जैसे मान लीजिए कि ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये फिर बना लेगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम अलग हो जाता है। चलिए, अब ये मान लीजिए आपका K1 है, ये मान लीजिए -K1 है, और ये हो गया K2। तो अगर K2 को अगर आप रेट लिमिटिंग स्टेप मान लेते हैं, कि क्या मान लेते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप मान लेते हैं, तो यहां पे क्या कह रहा है, इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स इक्वल टू डिसोसिएशन complex when the enzyme substrate complex dissociate more rapidly than product formation। यानी कि इधर का जो रिएक्शन है उसकी अपेक्षा अगर ये वाला रिएक्शन फास्ट हो, तो ये K1 जो -K1 वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, -K1 इक्वल टू Km। समझ गए मेरी बात। तो ये एक, हम जैसे कहा कि इसका एजम्पशन होता है, तो ये एक एजम्पशन भी है मैक्लिस-मेंटन कांस्टेंट का, ठीक है। तो ये ए और बी आपका जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला देखते हैं, इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हेन प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज मोर रैपिड देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब देखिए, अगर ये वाला रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो जाए तो इधर डिसोसिएशन कांस्टेंट तो मिनिमम हो जाएगा ना, तो वो मिनिमम आपके केएम के इक्वल नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे ना, कि अब जैसे मान लीजिए एंजाइम सबस्ट्रेट बना, अब इसमें से ज्यादा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो इधर डिसोसिएट होने के लिए तो बहुत कम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, यानी कि ये इक्वल टू Km नहीं होगा, यानी कि सी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अब कह रहा है an intrinsic property of an enzyme does not depend on pH, temperature and ion। अब देखिए, ये तो गलत बात हो गई ना भाई। अब इंजाइम का जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो तो पीएच पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। पीएच चेंज होगा तो इंजाइम की एफिनिटी चेंज होगी, इंजाइम का क्या होगा, नेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, इंजाइम डिग्रेड हो सकता है, उसकी एफिनिटी चेंज हो सकती है। तो ये तो गलत इंस्टेटमेंट है कि ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है। पीएच पे भी, टेम्परेचर पे भी, आयनिक स्टेट पे भी एफिनिटी डिपेंड करता है कि इंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के साथ क्या हो सकती है, यानी कि ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द टेबल बिलो, देखिए इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो ये टेबल है ना, ये अगर इसमें से कोई एक दो मैच कर गया, कभी कभी क्या होता है कि एक दो मैच कर गया और वो जो मैच करेक्ट मैच आपको कंफर्म कर रहा है वो किसी एक ही ऑप्शन में आपको दिखता है और वो ऑप्शन जाकर के आपका समझ चलिए ये तो यहां मिल ही गया, ये तो किसी और ऑप्शन में है नहीं, मतलब दो आपको पता भी नहीं है, तीन आपको पता भी नहीं है, तो आपका आंसर सही हो जाता है। तो टेबल वाले को तो बिल्कुल कभी मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है द टेबल बिलो लिस्ट द बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर यूज्ड टू डिटरमिन देम। ठीक है, मैच द कैरेक्टरिस्टिक विद द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। ठीक है, अब देखिए ये जो सेक्शन है ये बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक का है और ये है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का। पहला है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर के द्वारा डिसाइड होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको पता है। आयोनिक चार्ज, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी नहीं हुआ आपका, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, इसको 2D इलेक्ट्रोफोकसिंग भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे एसडीएस पेज 1D होता है वैसे ही आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो होता है 2D होता है। ठीक है, चलिए बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी पे ही डिपेंड करता है। और मॉलिक्यूलर साइज पे क्या होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यानी कि ये आपका ऑप्शन तो दिया लेकिन जैसे सेम टू सेम लिख दिया, इसको चेंज नहीं किया, कोई बात नहीं, आपके लिए आसान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में ये फिगर दिया हो, पहले फिगर को ध्यान से पढ़ समझिए। थोड़ा सा ये फिगर कट गया है लेकिन आप समझ सकते हैं। चलिए इस फिगर को हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं। फिगर आप थोड़ा सा फिगर को पहले देख लीजिए ध्यान से, फिर हम पढ़ते हैं। चलिए अब है A circular dichromic spectrum in the far UV region inform on the kind of content and secondary structure in a protein. Near UV and tryptophan emission spectra inform on the tertiary structure. Shown in the panels A, यानी कि A जो है वो क्या कर रहा है, इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोटीन है, ऑफ प्रोटीन X, और B जो है वो क्या कर रहा है, फार यूवीसीडी स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोटीन X, और C जो है A, B एंड C। अब C जो है वो नियर यूवीसीडी स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोटीन को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए ये इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस इमिशन स्पेक्ट्रा है, B जो है फार यूवीसीडी स्पेक्ट्रा है, और ये तीसरा C जो है नियर यूवीसीडी स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोटीन है। अब कह रहा है कि कर्व्स रिप्रेजेंट द स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोटीन X एट pH 7, pH 3 एंड pH 7 इन प्रेजेंस ऑफ 6 मोलर गुआनिडियम हाइड्रोक्लोराइड। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें आपको ध्यान देना है, आप जो कलर देख रहे हैं उसमें कलर में ध्यान दीजिएगा। आपका ये आपका ये ब्लैक है, ये आपका ब्लैक है, ये आपका ग्रीन है, और ये आपका जो है रेड है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि जो ब्लैक है वो pH 7 पे है, और ग्रीन जो है वो pH 3 पे है, और ये आपका जो रेड जो है वो pH 7 पे है लेकिन गुआनिडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ है। गुआनिडियम हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एक तरह का डीनेचुरेंट है, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्रोटीन को डिग्रेड कर सकता है ना, डीनेचुरेंट है। अब ध्यान दीजिए, तो अगर pH 7 पे है तो प्रोटीन अपने नेचुरल इनफॉर्म में रहेगा। pH 3 पे जब उसको डाल दीजिएगा तो pH नेचुरल फॉर्म में तो नेटिव फॉर्म में तो नहीं रहेगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि ना पूरी तरह डिग्रेड हो पाएगा ना पूरी तरह नेचुरल, यानी कि बीच वाले स्टेज में रह जाएगा, यानी कि नेचुरल फॉर्म, उसके बाद आता है नेचुरल फोल्डेड फॉर्म, उसके बाद आता है मोल्टेन ग्लोब्यूल फॉर्म, और उसके बाद आता है अनफोल्डेड फॉर्म। ठीक है,
तो ये 3 स्टेज होते हैं। तो पीएच, ये पीएच हो जाएगा 7 पे, और ये हो जाएगा पीएच 3 पे, और ये हो जाएगा प्लस क्या है, गुआनिडियम हाइड्रोक्लोराइड, गुआनिडियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो ये 3 स्टेज है। अब चीजों को पढ़ना है, अब स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रोटीन इज फुल्ली फोल्डेड एट 7, ठीक है, एसिड इंड्यूस्ड मोल्टेन ग्लोब्यूल एट पीएच 3, मोल्टेन ग्लोब्यूल एंड अनफोल्डेड इन जीएम गुण। देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही आपका मिल गया कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये चीजें, स्टेटमेंट भी आपको पता है, पीएच का इफेक्ट आपको भी पता है, चाहे आपने फोल्डिंग पढ़ा है, तो आपको इस फिगर में नहीं फंसना है, क्योंकि फिगर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मिसडायरेक्ट कर दे। लेकिन ये चीजें अगर सिर्फ पता है तो सिर्फ इतना से जो है आप अपना आंसर यहां पे दे सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग भी पढ़ लेते हैं। प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिड्यूस्ड एट पीएच 7, कैसे रिड्यूस्ड होगा, पीएच 7 तो न्यूट्रल होता है, तो ये स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। द चेंज ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन नियर यूवीसीडी इंडिकेट इंक्रीज इन हाइड्रोडायनामिक रेडियस एट पीएच 3 एंड इन 6 मिनट। हाइड्रोडायनामिक रेडियस यहाँ पे गलत हो जाएगा। देयर इज एग्जिस्टेंस एक्सटेंसिव डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन बोथ एट, देखिए यहाँ पे एक्सटेंसिव, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 6 मोलर गुआनिडियम हाइड्रोक्लोराइड के पास एक्सटेंसिव डीनेचुरेशन हो जाएगा, लेकिन पीएच 3 पे एक्सटेंसिव डीनेचुरेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डीनेचुरेशन नहीं होता है, डीनेचुरेशन की तरफ प्रोटीन बढ़ने लगता है, लेकिन कंप्लीट डीनेचुरेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है द पीआई ऑफ 4 प्रोटीन आर शोन इन द टेबल। पीआई का मतलब होता है कि वैसा पीएच जिसपे प्रोटीन्स जो होता है न्यूट्रल या ज्विटर आयनिक फॉर्म में आ जाए, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उस पर इक्वल हो जाए उस प्रोटीन पे, वो उस प्रोटीन का क्या होता है, पीआई वैल्यू होता है, कि ना प्रोटीन पॉजिटिव फॉर्म में रहता है ना निगेटिव फॉर्म में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, to purify D from a mixture of these 4 proteins in a single step using ion exchange chromatography, what combination of buffer, pH and ion exchange resin would be selected? अब देखिए D के लिए कह रहा है, तो D का PI क्या है, 9 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अच्छा अब एक चीज और ध्यान दीजिए। अब चूंकि हमको क्या करना है, इसको अकेले प्यूरिफाई करना है, तो हमको ऐसा कुछ करना होगा, ऐसा हमको केटायन ऐसा एक्सचेंजर लेना होगा ताकि ये तीनों जो है पास आउट हो जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, सॉरी पीपीआई क्या है, 9 है। तो अगर हम जो बफर जो है, अगर हम बफर आपका लेते हैं इससे कम, यानी कि 9 से कम लेकर के 8 ले लें, सॉरी 8 ले लें, क्या ले लें, 8 ले लें, तो यहां पे जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा इसके मुकाबले क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके मुकाबले ज्यादा होगा, 9 के मुकाबले ज्यादा होगा। तो 9 के मुकाबले जब ज्यादा होगा तो यहां से हाइड्रोजन आयन जाके कहां बाइंड करेगा, यहां पे बाइंड करेगा, क्या करेगा, यहां पे बाइंड करेगा, क्या करेगा, यहां पे बाइंड करेगा। ठीक है, तो यहां पे जब बाइंड करेगा तो ये जो D है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज को सेलेक्ट करने के लिए हमको कैसा रेजिन चाहिए, इसमें वैसा चाहिए जो निगेटिवली चार्ज हो, और निगेटिव चार्ज रेजिन को हम लोग क्या कहते हैं, केटायन एक्सचेंजर कहते हैं। ठीक है, अब तो ये तो D के लिए हो गया कि हम अगर pH 8 ले लेते हैं तो यहां पे pH 8 के में बफर का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसके मुकाबले ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन आयन जाकर के यहां पे बाइंड कर जाएगा। लेकिन अब बाकी क्या हो, बाकी के साथ क्या होगा, बाकी में 7 है, 5.4 है और 4 है, यानी कि अब 8 में 7 है, 5.5 है और 4 है, तो अब इसके मुकाबले यहां भी और यहां भी सब में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, और यहां पे इसके मुकाबले, तो अब यहां से हाइड्रोजन आयन इधर की तरफ जाएगा,
जाएगा। तो जब हाइड्रोजन आयन इधर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो जब निगेटिव चार्ज हो जाएंगे तो ये क्या हो देंगे, ये जब ये सबस्टेंट प्रोटीन इधर से पास आउट होगा तो ये जो निगेटिवली चार्ज रेजिन है इनको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो ये फट 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 बाहर आ जाएंगे। तो बाइंड कौन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डी यहाँ पे, जो बाद में हम इल्यूट करा लेंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा pH8 केटायन एक्सचेंजर रेजिन। मेरी बात समझ गए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, pH8, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कर्व बी इन द फिगर बिलो shows the oxygen concentration of carbon dioxide and at pH 7। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पे कह रहा है कि एन इंक्रीज इन pH वुड लीड टू ऑक्सीजन डिसोसिएशन। अब यहां पे जो है एक बार आप स्क्रीन पे क्वेश्चन हम दे देते हैं, एक बार ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ गया? अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि इधर सेचुरेशन बढ़ रहा है और इधर क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। तो इधर जब सेचुरेशन बढ़ेगा हाइड्रोजन आयन का तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सेम कंसंट्रेशन, सेम ऑक्सीजन बाइंडिंग पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर कर्व बी की बात देखिए, कर्व बी इन द फिगर बिलो, ये क्या है, ये तो नॉर्मल कर्व है। बी क्या है, सिग्मोइडल कर्व, जो कि आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन पे प्राप्त होता है। सी नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये राइट साइड में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इधर सेचुरेशन हो रहा है, इधर पी अनकंसिस्टेंट। द कर्व इन द फिगर शोन बिलो द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन CO2 एट pH 7। तो इनकी तो यानी कि कर्व ए जो होगा हमारा राइट आंसर जो है, जो कि लेफ्ट की तरफ आपका मूव कर रहा है, और ये कहां जा रहा है, एकदम प्लेटू यहां पे प्राप्त कर रहा है, कि यानी कि हाईली सेचुरेट स्टेज में चला जा रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट होगा, जो कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर मेड अबाउट क्रोमोजोम कोहेशन। कोहेशन क्या है, एक प्रोटीन है कोहेसिन प्रोटीन, सॉरी कोहेशन क्या है, किसके कारण होता है, कोहेसिन प्रोटीन के, जो कि टेट्रामेरिक प्रोटीन है। क्या है, टेट्रामेरिक प्रोटीन है। चलिए अब कह रहा है कि क्या स्टेटमेंट क्या है, समझिए पहले। थ्रो कोहेसिन, यहां ध्यान दीजिए, थ्रो कोहेसिन cohesin is important for pairwise alignment of the chromosome on the mitotic spindle. It is not important for the generation of tension। देखिए अब जब बात आती है माइटोटिक पेयरवाइज अलाइनमेंट एट द क्रोमोजोम माइटोटिक, ये जो है कोहेसिन प्रोटीन का काम नहीं है। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब अगर आपको पता नहीं तो हम बता दें, ये जैसे सेंट्रोमियर हो गया, सॉरी सेंट्रियोल्स हो गया, और यहाँ पे जो अलाइनमेंट होता है क्रोमोजोम का, इसको हम लोग जो कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहता है, तो ये अलाइनमेंट कोहेसिन प्रोटीन के कारण नहीं होता है। ये आपके स्पिंडल जो यहाँ पे सेंट्रोमियर से काइनेटोकोर से बाइंड करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेयरवाइज अलाइनमेंट एट द माइटोटिक फेज। और ये जो प्लेट होता है, ये माइटोटिक प्लेट इसको बोलते हैं। दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ कोहेसिन प्रोटीन। तो ये आपका राइट आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं होगा, राइट स्टेटमेंट नहीं होगा। अगला है, कोहेसिन बाइंड टू द क्रोमोजोम इवन बिफोर द, देखिए बिल्कुल सही बात है, इवन बिफोर द इनिशिएशन ऑफ एस फेज। एस फेज क्या है, सिंथेटिक फेज है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ डुप्लीकेशन होता है, किसका, डीएनए का, है ना। तो उससे पहले आपका क्रोमोजोम, ऐसा थोड़ी है कि उसके पहले क्रोमोजोम नहीं रहता है, उसके पहले भी क्रोमोजोम रहता है, और रहता है तो उसमें कोहेसिन बाइंडिंग रहता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया। ये सोचने वाली बात है, लॉजिकल थिंग है, कोई इसमें याद करने वाली बात नहीं, ऐसा थोड़ी। ध्यान दीजिए, एस फेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, सिंथेटिक फेज है, क्या होता है, डीएनए बनता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। लेकिन उससे पहले भी तो डीएनए एग्जिस्ट करता है जिसका डुप्लीकेशन होता है ना, यानी कि पहले से तो कोहेसिन अवेलेबल है, पहले से तो कोहेसिन बाइंड है ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा। इन फिजन ईस्ट सेंट्रोमियर स्पेसिफिक लोकेलाइजेशन ऑफ मो1 एंड रेक8 रेगुलेट दी ओरिएंटेशन ऑफ काइनेटोकोर्स। ठीक है, मियोसिस 1 सही है, ये आपके रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। कोहेसिन एक्सहिबिट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोकेलाइजेशन पैटर्न अक्रॉस द क्रोमोजोमल लेंथ। देखिए ये कह रहा है कोहेसिन एक्सहिबिट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन, तो ये आपका
राइट रॉन्ग आंसर स्टेटमेंट होगा, क्योंकि क्या करा है, कोहेसिन एक्सहिबिट यूनिफॉर्म, तो ये होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगला है तो आपका पोलो एंड सीडिसन जो पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि बी, सी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड विद रिस्पेक्ट टू वन स्टेप ग्रोथ एक्सपेरिमेंट डेवलप्ड बाय एलिस एंड डेलब्रग। तो ये आपका देखिए, ये आपको पढ़ने वाली चीज है ये एक्सपेरिमेंट। तो इसमें होगा कि द रिप्रोडक्शन ऑफ लार्ज फेज पॉपुलेशन इज सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, चलिए अगला है, गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, रैन जीटीपी लेवल्स आर हायर इन द न्यूक्लियस देन साइटोप्लाज्म। देखिए अब इसको थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे ये जैसे हो जाएगा, साइटोसोल, इधर हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो रैन जीटीपी जो होता है वो होता है आपके न्यूक्लियस की तरफ, और आपका रैन जीडीपी जो होता है वो होता है आपके साइटोसोल की तरफ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि रैन जीटीपी का लेवल जो होता है वो न्यूक्लियस की तरफ हायर होता है इन कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर्स कैन सटल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटो। अब देखिए यहां पे दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक इम्पोर्टीन और दूसरा एक्सपोर्टीन। एक्सपोर्टीन रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर से साइटोप्लाज्म की तरह लाने के लिए, और इम्पोर्टीन रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ रैन जीटीपी को ले जाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि ये आपका सही स्टेटमेंट है। N2F ट्रांसपोर्ट रैन जीडीपी इनटू, देखिए ये गलत बात है। N2F ट्रांसपोर्ट, ये N2F जो होता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टिंग फैक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टिंग फैक्टर क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ ले जाएगा ना, किसको इंपोर्ट करेगा, किसको, रैन को। तो ये रैन जीटीपी को इंपोर्ट करता है, किधर से किधर, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप स्टेटमेंट को सीख, जैसे हमने कहा कि अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लें तो सी यहां भी कट गया, सी यहां भी कट गया और सी यहां भी कट गया, तो ऐसे ही ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। फिर भी आप पढ़ लीजिए। अगला पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ एमआरएनए नॉट डायरेक्टली डिपेंड। अब देखिए यहाँ पे एमआरएनए का एक्सपोर्ट रैन के द्वारा, रैन पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, टीआरएनए में एमआरएनए एक्सपोर्ट इज मेडिएटेड बाय एक्सपोर्टिंग। सही है, ओके। चलिए अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस अ स्मॉल जीटीपीएच रो ए लोकेलाइज्ड टू द इक्वेटोरियल मेम्ब्रेन above the spindle mid-zone. The localization activity of rho A is potentially mediated by, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। कह रहा है कि ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है भाई, जो पूरा सेल डिवीजन हो जाता है उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यानी कि जब क्रोमोजोम डुप्लीकेट हो गया, क्रोमोजोम सेपरेट हो गया, एक दूसरे फेज पे, दूसरे स्पिंडल ट्यूबल्स के द्वारा एक सेट दूसरे तरफ चला गया, दूसरे सेंट्रियोल्स की तरफ, दूसरा जो सेंट्रियोल्स है, दूसरा जो आपका सेट ऑफ क्रोमोजोम है वो दूसरे सेंट्रियोल्स की आ गया। जैसे मान लीजिए अब यहां पे इधर से यहां जो ब्रेक डाउन होगा, यानी कि एक इधर की तरफ टूट सेल बनाएगा और एक इधर की तरफ, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अ स्मॉल जीटीपीएच रो ए, ठीक है, लोकेलाइज्ड टू द इक्वेटोरियल मेम्ब्रेन। इक्वेटोरियल मेम्ब्रेन क्या है, ये वाला, एबव द स्पिंडल मिड जोन, एबव द स्पिंडल मिड जोन, यहां पे। ठीक है, स्पिंडल मिड जोन। अब मिड जोन कैसे सिलेक्ट होता है भाई साहब, तो यहां पे, यहां से स्पिंडल बना और यहां से स्पिंडल, तो यहां पे स्पिंडल जो एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल
मिड जोन, सेंट्रल स्पिंडल इसको बोलते हैं, जो कि बीच में अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉस किए रहते हैं दैट इज कॉल्ड स्पिंडल मिड जोन, यहाँ पे है ना, स्पिंडल मिड जोन। द लोकेलाइजेशन एक्टिविटी ऑफ रो ए इज पोटेंशियली मॉड्यूलेटेड बाय, किसके द्वारा मॉड्यूलेट होता है, तो यहाँ पे एक ही चीज है जो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, और दैट इज कॉल्ड एटीएम एंड एटीआर। एटीएम एंड एटीआर जो होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, बाकी आपके रो जीएफ रहता है, अरोरा एंड बी काइनेज भी रहता है, आपके पीएलके 1 काइनेज भी रहता है, एमपीएलके काइनेज भी रहता है। एक ही क्या यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहता है, एटीएम एंड एटी। तो भाई साहब एटीएम और एटीआर का काम क्या है, तो ये दोनों एक पाथवे हैं। एटीएम पाथवे कहाँ पे आते हैं, जो डीएनए डैमेज पाथवे हैं। एटीएम का अगर पूरा फॉर्म आप जानिएगा तो इसको बोलते हैं एटेक्सिया टेलेंजियाक्टा, म्यूटेटेड, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। एटीआर इसी तरह का एक पाथेस है, इसको एटेक्सिया टेलेंजियाटा रैड 3 पाथवे, और दोनों कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, आपको डीएनए डैमेज पाथवे, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते, बाकी आपके सारे जो होते हैं वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि ए बी सी एंड डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर एक्टिन लेवल कैन बी एज हाई एज इतना माइक्रोमोलर ऑफ दिस अनपॉलीमराइज्ड एक्टिन कंसंट्रेशन कैन बी एज मच एज इतना माइक्रोमोलर। However, the critical concentration for actin polymerization in vitro is about 0.2 micromolar. Some of the following proteins inhibit polymerization of the। अब कह रहा है कि देखिए, तो कौन सा प्रोटीन एक्टिन पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है, थाइमोसिन्स पहला ही डिग्रेडेशन के लिए डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होता है, तो पहला ये भी इनहिबिट करेगा। कैपिंग प्रोटीन, जैसे ये एक्टिन पॉलीमराइजेशन है, ये आपको जो आपका जो एक्टिव साइट होता है उसको कैप कर देता है, जिससे बनता है ट्रोपिन दूसरे साइट पे रहता है, इस पे बाइंड करता है, तो इसको इनहिबिट कर देगा। तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। ये आपको ट्रोपोनिन, तो ये आपको ट्रोपोनिन को इनहिबिट करता है, एक्टिन को नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्टिन की पूछी जा रही है, यानी कि डी नहीं होगा, तो ए बी एंड सी यहाँ पे हो जाएगा। तो ए बी और सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब कह रहा है, टू डिक्लीन द स्टेप इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट, टू delineate the steps in endoplasmic reticulum transport, a PhD student homogenized pancreatic acinar cells to isolate microsome, ठीक है। क्या किया, pancreatic acinar cell which retains most of the biological property of the ER, ठीक है। For the experiment, the student has planned a number of control as mentioned below to delineate the steps in endoplasmic reticulum transport, okay। अब वो क्या जानना चाहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसके लिए उसने क्या किया, माइक्रोसोम्स को आइसोलेट किया। कहां से, पैंक्रिएटिक एसिनस सेल से। अब वो देखना चाहता है कि क्या ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट वो देखना चाहता है ना। तो उसमें वो लगाना चाहता है कंट्रोल। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट हैज प्लान्ड अ नंबर ऑफ कंट्रोल्स एज मेंशन्ड बिलो। वो कंट्रोल लगाना चाहता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अब वो कंट्रोल लगाएगा। अब मान लीजिए कि ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेक्शन हो गया, दूसरा हो गया कंट्रोल सेक्शन। तो यहां पे वो माइक्रोसोम रखेगा, और माइक्रोसोम में क्या होगा, प्रोटीन होगा। दूसरा कंट्रोल उसको वैसा चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, माइक्रोसोम हो या ना हो, इससे मैटर नहीं करता, लेकिन प्रोटीन होना चाहिए माइक्रोसोम से। तो कहने का मतलब ये है कि वो कंट्रोल में ये दिखाएगा कि अगर हम माइक्रोसोम्स को किसी कारण तोड़ भी देते हैं तो उसमें प्रोटीन अवेलेबल रहता है, जो ये बताता है कि माइक्रोसोम प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। मेरी बात फिर से समझिए, कंट्रोल में वो
माइक्रोसोम को कुछ ऐसे चीजों से ट्रीट करेगा जिससे माइक्रोसोम्स तो हट जाएगा लेकिन प्रोटीन आपका अवेलेबल रह जाएगा, जो ये बताएगा कि माइक्रोसोम्स में प्रोटीन, माइक्रोसोम्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प्स करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि माइक्रोसोम प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये वो बताना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, ट्रीट वन सेट ऑफ माइक्रोसोम फर्स्ट विद डिटर्जेंट एंड देन विद प्रोटीएज। अब देखिए, जब वो डिटर्जेंट के द्वारा ट्रीट करेगा तो माइक्रोसोम तो ठीक है टूट जाएगा, लेकिन प्रोटीएज फिर से एक्ट करेगा प्रोटीन पे, तो प्रोटीन भी यहाँ पे किल हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। उसको प्रोटीन रहने देना है, सिर्फ किसको हटाना है, माइक्रोसोम्स के मेम्ब्रेन को। तो ये स्टेटमेंट आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते। ट्रीट वन सेट ऑफ माइक्रोसोम विद प्रोटीएज ओनली। देखिए, प्रोटीएज से जब आप ट्रीट कीजिएगा तो माइक्रोसोम्स, चूंकि प्रोटीन कहाँ है, माइक्रोसोम के अंदर है, तो प्रोटीन को कोई परेशानी नहीं होगी, प्रोटीन इंटैक्ट फॉर्म में बना रहेगा। तो ये कर सकते हैं। ट्रीट वन सेट ऑफ माइक्रोसोम विद माइक्रोकोकल न्यूक्लियस, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोज से कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो mRNA, राइबोसोम पे जो RNA mRNA लगा हुआ वो टूटेगा, प्रोटीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रीट वन सेट ऑफ माइक्रोसोम विद डिटर्जेंट ओनली। ठीक है, डिटर्जेंट से करेंगे, माइक्रोसोम का बाहरी मेम्ब्रेन टूट जाएगा, प्रोटीन इंटैक्ट फॉर्म में रह जाएगा। यानी कि तीनों ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, बी, सी एंड डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड अबाउट इम्प्रिंटिंग इन द ह्यूमन जीनोम। क्योंकि ये ह्यूमन जीनोम के इम्प्रिंटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अब जैसे इम्प्रिंटिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोजोम है, मान लीजिए ये इम्प्रिंटेड है ना, इम्प्रिंटेड है यानी कि इस पे मिथाइलेशन हो गया, ये एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेलेक्ट द ऑप्शन विल द करेक्ट स्टेटमेंट। इम्प्रिंटिंग कंट्रोल हार्बर्स पार्ट ऑफ द SNRPN जीन। ये क्या है, SNRPN जीन का आपका इम्प्रिंटिंग ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी टिश्यू स्पेसिफिक। देखिए, ये नहीं बोल सकते, ये इम्प्रिंटिंग टिश्यू स्पेसिफिक ही होता है। बहुत सारे देखिए, जैसे कि किडनी में जो जीन एक्टिव होता है, चाहे एक्सप्रेस होता है, वो लीवर में नहीं होता है, जो लीवर में होता है वो हार्ट में नहीं होता है, जो लंग्स में होता है वो आपके स्टमक में नहीं होता है। तो ये टिश्यू स्पेसिफिक होता है कि अलग अलग टिश्यू में टिश्यू इम्प्रिंटिंग अलग अलग जीन्स के लिए होती हैं, किसी में उसको एक्सप्रेस करना होता है, किसी में नहीं करना होता है। तो ये टिश्यू स्पेसिफिक इम्प्रिंटिंग ही होती है। तो यह कहना गलत होगा कि ये कैन नॉट बी टिश्यू स्पेसिफिक, इट कैन बी टिश्यू स्पेसिफिक। ये आपका राइट स्टेटमेंट हो सकता था। Sperm and eggs exhibit identical pattern of genome methylation except in the sex chromosome। ये भी आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि सेक्स क्रोमोजोम में भी ये इम्प्रिंटिंग होती है। ठीक है ना, एक्स जीनोम मिथाइलेशन किया जाता है, क्योंकि दोनों में कोई आपके मेल और फीमेल में भी अलग अलग प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं। तो ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। एट इम्प्रिंटेड लोकाई एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द पेरेंटल ओरिजिन, ये आपका राइट हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जीनोम इम्प्रिंटिंग सीधे से समझिए कि एक उसी तरह का पार्ट है कि हमको किस टिश्यू में, किस ऑर्गेनेल्स में कौन सा जो जीन है उसको एक्सप्रेस करना है, कौन सा जीन हमारा इम्प्रिंटेड है, कौन सा नॉन इम्प्रिंटेड जीन है। ओके, चलिए। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बीइंग मेड अबाउट द राइबोसोम फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से पढ़िएगा, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑफ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर बीइंग मेड अबाउट द राइबोसोम फ्रॉम द बैक्टीरिया, अबाउट द राइबोसोम फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड माइटो। चलिए, तो आपको तो पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो एक तरह से प्रोकैरियोटिक है। The bacterial ribosome consists of a small and large subunit of 30S and 50S respectively, whereas in mitochondria of mammals this sub, ये ठीक है, ये आपका राइट आंसर, ये आपने पढ़ा होगा मुझे लगता है, ये राइट आंसर है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इन द बैक्टीरियल राइबोसोम द RNA प्रोटीन रेशियो 2:1, सही है। वेयर इन द माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम रेशियो इज 1:2, सही है। ये 1:2 भी हो सकता है, ये 1:2, कभी कभी 1:3 भी होता है। तो ये आपका राइट आंसर है कि RNA और प्रोटीन रेशियो जो है 2:1 होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ठीक उल्टा हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ठीक है, बोथ द बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम कंटेन, ये आपका इसका कंट्रास्ट
है तो ये गलत हो जाएगा। बोथ द बैक्टीरियल एंड माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम कंसिस्ट आरएनए प्रोटीन, ये बी का कंट्रास्ट है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगर आपने तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा सेक्शन का, अगला जो सेक्शन होगा हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगला बाकी का क्वेश्चन हम लोग फिर एक अगला सेशन लेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए, या कोई तैयारी कर रहा है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो हमारे से चैनल से जुड़ा रहे, और उसको जो हमारा ऑप्शन जो हमारा ये है PYQ सेशन है, या हम लोग जो वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं 1 by 1 करके, वो उस तक पहुंचता रहे। वो चाहे CSIR, ICMR, DBT और UGC नेट किसी भी तरह का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए हम लोग वीडियो जो है अवेलेबल कराते रहते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल से लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।